हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि अवधारणा क्या होती है। मतलब कि आगे बढ़ने से पहले ये तो जाने कि अवधारणा क्या होती है। तो अवधारणा, ठीक है, एक मानसिक निर्माण या सामान्य विचार है जो किसी वस्तु, स्थिति, घटना या सिद्धांत को समझाने और व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अवधारणा क्या है? तो एक विचार है, ठीक, एक सामान्य विचार है जो कि कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी स्थिति हो गई, कोई भी घटना हो गई, उसको समझाने को और उसको व्यक्त करने को जो है प्रयोग में आती है। ठीक है, अवधारणा एक व्यापक विचार है। व्यापक मतलब एक बड़ा विचार है जो संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब कि एक बड़े विचार को संक्षिप्त रूप में जो प्रस्तुत करती है वो अवधारणा होती है। ठीक है, और व्यक्ति को किसी चीज के बारे में जो है समग्र मतलब कि छोटे रूप में जो है समझ प्रदान करती है, वो क्या है? अवधारणा है। तो ये है अवधारणा। अवधारणा की अगर उदाहरण की बात करें कि अवधारणा का क्या उदाहरण है, तो लोकतंत्र एक अवधारणा है जो राजनीतिक प्रणाली को परिभाषित करते हैं। मतलब कि अवधारणा जो है वो लोकतंत्र है जो कि राजनीतिक प्रणाली जो है इसको परिभाषित करता है। ठीक है, तो अवधारणा तो हो गया हमारा। पर अब हम देखेंगे कि अधिकार की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो इसको कुछ पॉइंट्स पर हम देखेंगे। पहला वैधता, दूसरा कर्तव्य, तीसरा नैतिकता और कर्तव्य। ठीक है, इसके बाद अगला है व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार। इसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार, अधिकारों की रक्षा और वैश्विक अधिकार। तो ये कुछ अधिकार हैं जो कि अधिकार की मुख्य अवधारणा है। तो एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैधता। वैधता क्या होती है? तो अधिकार वैध रूप से कानून या किसी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो अधिकार होते हैं वो कोई भी कानून हो गया, ठीक है, या कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो गई, उसके द्वारा जो है ना मान्यता प्राप्त होती है। ये व्यक्तियों और समूहों को किसी विशेष कार्य या लाभ प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। मतलब ये कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी समूह हो गया, उनको कोई भी कार्य या फिर लाभ प्राप्त करने का जो है अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कर्तव्य की। ड्यूटीज क्या है? तो अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी संबंध होता है। मतलब अगर हमारे पास कुछ राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी होंगी। तो अधिकार के साथ हमें कर्तव्यों का भी संबंध होता है। यदि किसी को अधिकार है तो दूसरे पर यह कर्तव्य है कि वे उस अधिकार का उल्लंघन ना करें। ठीक है, तो ये अधिकार की अवधारणा का हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा पॉइंट आता है नैतिकता और कानूनी अधिकार। ठीक है, मोरल एंड लीगल राइट्स। नैतिक अधिकार सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। मतलब नैतिक अधिकार किस पर आधारित है? समाज और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। जबकि कानूनी अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त होते हैं। मतलब जो नैतिक मूल्य होते हैं वो समाज, नैतिक मूल्य क्या होता है? जो कि कानून तो नहीं देता, लेकिन समाज में कुछ बातें होती हैं जिनको कि हम अपने नैतिक मूल्यों के तौर पर लेते हैं। ठीक है, और कानूनी अधिकार क्या होते हैं? जो कि कानून द्वारा दिए जाते हैं। नैतिक अधिकार क्या? जो कि समाज द्वारा दिए गए। और कानूनी अधिकार क्या? जो कि कानून द्वारा प्रदत्त किए गए। प्रदत्त करने का मतलब देना। ठीक है, अगला हमारा चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार। व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार क्या होते हैं? तो कुछ अधिकार व्यक्तिगत होते हैं जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जबकि कुछ अधिकार सामूहिक होते हैं जैसे कि सामूहिक सुरक्षा। मतलब कि अधिकार की अवधारणा में दो प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। एक तो व्यक्तिगत अधिकार जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, और एक होते हैं सामाजिक अधिकार जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर सभी के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि सामाजिक अधिकार में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार जो है शामिल है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। ये क्या कहता है? तो सकारात्मक अधिकार भी होते हैं जिनके तहत व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब सकारात्मक अधिकार में क्या होता है? व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने का अधिकार होता है जैसे कि शिक्षा का अधिकार। जबकि नकारात्मक अधिकार भी होते हैं जो व्यक्ति के कुछ बुरे प्रभाव से बचने का अधिकार होता है, जैसे स्वतंत्रता से वंचित न रहने का अधिकार। ओके, इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है अधिकारों की रक्षा। तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है,
अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कानून के समक्ष उनका समाधान किया जा सकता है। मतलब कि अधिकार की अवधारणा में कानून की अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है कि अगर हमारे अधिकारों का कोई भी हनन करता है या उल्लंघन होता है तो हम संविधान या फिर न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और संविधान में भी हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान जो है बताए गए हैं। क्लियर। इसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है वैश्विक अधिकार। ये क्या होते हैं? तो कुछ अधिकार सभी मनुष्यों के लिए समान होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, जैसे सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। मतलब वैश्विक अधिकार क्या होते हैं? जो कि सभी के लिए होते हैं, जितने भी मनुष्य होते हैं उनके सबके लिए एक जैसे होते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार। ओके। आगे जो हम बात करेंगे वो हमारी सेकंड अवधारणा की बात। अगला हमारी जो अवधारणा है वो है स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वतंत्रता की अवधारणा क्या होती है? तो स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति की उस स्थिति को संदर्भित करती है, मतलब उस स्थिति को बताती है जिसमें वह बिना किसी अनुचित बाधा या नियंत्रण के अपने विचारों, कार्यों और निर्णयों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त और क्रियान्वित कर सकता है। मतलब स्वतंत्रता वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी रोक टोक के अपने जो भी विचार है, अपना जो भी निर्णय है उसे व्यक्त कर सकता है और लागू भी करवा सकता है। ठीक है। स्वतंत्रता का संबंध व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में हो सकता है। इसकी मुख्य अवधारणा इस प्रकार की। तो इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? तो इसको हम कुछ बिंदुओं पर देखेंगे। तो वो बिंदु हमारे क्या क्या है? तो सबसे पहला आता है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता, तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चौथा राजनीतिक स्वतंत्रता, पांचवा नैतिक स्वतंत्रता, छठा कानूनी स्वतंत्रता, सातवां संवैधानिक स्वतंत्रता और लास्ट हमारा जो है वो है स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। ठीक है। तो ये हमारे को स्वतंत्रता के जो है बिंदु है अवधारणा के, जिनको कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। तो यह उस स्थिति को दर्शाती है, मतलब उस स्थिति को बताती है जिसमें व्यक्ति पर किसी बाहरी बाधा, नियंत्रण या दबाव का अभाव हो। उसमें व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी पर अपनी बात कहने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध ना हो। मतलब कि इस प्रकार की स्वतंत्रता होती है जिसमें कोई भी किसी पर ना रोक टोक लगाता है, ना दबाव डालता है, ना कोई बाहरी बाध्यता होती है। वो बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी जो बात है वो रख सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, किसी व्यक्ति को कुछ बोलना है, ठीक है, तो उसे बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। उसकी कोई भी बात पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की रोक या प्रतिबंध नहीं लगा सकता। क्लियर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। ये क्या होती है? तो यह उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षमता और संसाधन मिलते हैं, जिसमें न केवल बाध्यता का अभाव शामिल होता है बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मसंयम से कार्य करने की स्वतंत्रता भी मिलती है। जैसे शिक्षा की स्वतंत्रता, मतलब कि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के संसाधन और अवसर उपलब्ध होते हैं। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता है कि वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है काम कर सकता है। ठीक है। उसे उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन भी मिलते हैं, जिससे वह व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। ठीक है। इसके बाद तीसरी हमारी स्वतंत्रता आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? तो यह व्यक्ति के जीवन के उन पहलुओं पर जोर देती है जो कि निजी निर्णय और कार्यों से संबंधित होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है, जैसे जीवन साथी का चयन, धर्म का पालन आदि। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हमारे कानून में व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी है कि वो अपनी इच्छा से अपना काम कर सकता है, अपने निजी जीवन में या फिर अपनी लाइफ के निर्णय जो है वो खुद ले सकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर उसे अपने जीवन साथी को चुनना है तो भी चुन सकता है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म को अपनाना चाहे उसे अपना सकता है। क्लियर। आगे आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो यह स्वतंत्रता राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के संबंध में, मतलब कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है। ठीक है। इसमें नागरिकों का मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के निर्णयों में भाग लेने की स्वतंत्रता शामिल है। और पार्टी में तो शामिल हो ही सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार भी जो व्यक्ति को
इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है, ठीक है, वो भी राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता क्या है? तो नैतिक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के नैतिक और सांस्कृतिक अवधारणाओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता से है। ओके। इसके बाद कानूनी स्वतंत्रता आती है। तो कानूनी स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को कानून के अंतर्गत दी जाती है। मतलब कानूनी स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता है? जो व्यक्ति को कानून के अंतर्गत दी जाती है। इसमें व्यक्ति को उनके अधिकार और कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति कानून रूप से मान्यता प्राप्त कर अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब कि कानूनी जो भी अधिकार है उनका प्रयोग व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता क्या है? तो यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदान की गई होती है। इसमें नागरिकों को बुनियादी अधिकार शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, समानता की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब संवैधानिक स्वतंत्रता में वो सब स्वतंत्रता आती है जो कि संविधान द्वारा नागरिकों को दी जाती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। तो स्वतंत्रता का मतलब है केवल अधिकार नहीं बल्कि इसके साथ उत्तरदायित्व भी आता है। किसी भी स्वतंत्रता दूसरे के अधिकार व स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती। इसलिए स्वतंत्रता की अवधारणा में एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि समाज में समानता और न्याय बना रहे। मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें संतुलन बनाए रखना है कि हमारे भी अधिकारों का हनन ना हो और किसी और के भी अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये थी स्वतंत्रता की अवधारणा। अब हम जो देखने वाले वो देखेंगे समानता की अवधारणा कि समानता की अवधारणा क्या होती है। तो समानता की अवधारणा एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जिसमें सभी व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकार और अवसरों के बिना किसी भेदभाव के बराबरी का दर्जा प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, सब लोग समान होते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्थिति, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि समानता की अवधारणा में इस बात पर बल दिया जाता है कि सभी व्यक्ति जो है समान है, उनके संग किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अवधारणा के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हम देखेंगे। तो पहला है हमारा कानूनी समानता, दूसरा राजनीतिक समानता, तीसरा सामाजिक समानता, चौथा आर्थिक समानता, पांचवा लैंगिक समानता, छठा समान अवसरों की समानता। इसके बाद अगला जो है सकारात्मक भेदभाव और इसके बाद है मानवाधिकार और समानता। अब हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट्स को डिटेल में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स होगा वो होगा कानूनी समानता। कानूनी समानता क्या होता है? सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान माना जाए। मतलब कि कानूनी समानता बात करती है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति जो है समान है, ठीक है। किसी के साथ विशेष व्यवहार या भेदभाव नहीं होगा। मतलब किसी के संग अच्छा व्यवहार नहीं होगा, जैसे सब मतलब अच्छा व्यवहार तो होगा लेकिन विशेष प्रकार से व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। मतलब सब बराबर है। यहाँ पर हर व्यक्ति को समान कानूनी अधिकार और न्यायपालिका के समक्ष समान अवसर प्राप्त होंगे। मतलब न्यायपालिका के समान, कोर्ट के समान सभी व्यक्ति जो है समान है और समान ही अधिकार उनको उपलब्ध है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। मतलब कि कानून के सामने सभी व्यक्ति जो है समान है, ओके। इसके बाद दूसरा हमारा आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या बोलता है? तो इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार है। इसमें मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के कामकाज में भागीदारी शामिल है। राजनीतिक समानता से यह सुनिश्चित होता है कि सभी नागरिकों की आवाज़ समान रूप से सुनी जाएगी, चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, वो जो है राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें समान रूप से जो है भाग ले सकता है, ठीक है। लोग समान रूप से चुनाव भी लड़ सकते हैं और वोटिंग भी दे सकते हैं। किसी के भी संग कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा,
ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या है? तो सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के सभी व्यक्तियों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा या अन्य किसी आधार पर भेदभाव के बिना समान दर्जा और समान प्राप्त होगा। मतलब कि सामाजिक समानता का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति समान हैं, उनके साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें समान सामाजिक अवसर और अधिकार शामिल होते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मुकाबले अपने सामाजिक वर्ग से के कारण वंचित ना हो। मतलब कि समान अधिकार और समान अवसर जो है दिए जाते हैं, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है सामाजिक समानता में। इसके बाद आती है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बात करता है आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज में धन संसाधनों का वितरण न्याय संगत तरीके से किया जाए ताकि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी लोग एक जैसे अमीर या गरीब हो, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन मिले और गरीबी और अत्यधिक धन के बीच की खाई कम हो। मतलब कि आर्थिक समानता का मतलब ये है कि जो व्यक्तियों के बीच आर्थिक रूप से जो असमानता है उनको दूर करना। ये जो विचारधारा है, ये जो अवधारणा है, इसका मानना है कि जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति जो है, कम से कम उनको अपने जीवन की मूलभूत जरूरत तो पूरी कर सके। मूलभूत आवश्यकता का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। तो ये उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद अगला है लैंगिक असमानता। लैंगिक समानता का मतलब है कि समाज के पुरुषों और महिलाओं व अन्य लैंगिक पहचानों के लोगों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षा के समान अवसर और सामाजिक मान्यता की समानता सम्मिलित होती है। मतलब कि देखो, हमारे समाज में कहीं ना कहीं, मतलब पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब भी बहुत सारी जगह स्त्री और पुरुषों में जो है भेदभाव किया जाता है। ठीक है। तो ये उन जो भी भेदभाव होता है उनको दूर करने की बात करता है। ये कहता है कि स्त्री, पुरुष या अन्य कोई भी है, वो भी जो है उनको समान अवसर जो है मिलने चाहिए, समान वेतन का भी अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा का भी। ठीक है। तो यहाँ पर ये उन दोनों के बीच के जो भी भेदभाव किए जाते हैं उनको दूर करने की बात करता है। ठीक है। आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है समान अवसरों की समानता। ये क्या है? यह अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ने, सफल होने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहिए, किसी की भी संग ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, किसी को दे ही नहीं रहे, सबको समान रूप से अधिकार देना चाहिए आगे बढ़ने का। ठीक है। अवसर भी देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी को उसकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह अवधारणा शिक्षा, रोजगार व अन्य क्षेत्रों में लागू होती है। ठीक है। मतलब कि समान अवधारणा की या समान अवसर की जो अवधारणा है वो कहाँ पर लागू होती है? तो रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में लागू होती है, जहाँ पर ये बात करती है कि सभी व्यक्ति को समान रूप से अवसर जो है मिलने चाहिए, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सकारात्मक भेदभाव। तो समानता की इस अवधारणा में उन व्यक्तियों, समुदायों को विशेष सुविधा एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनके संग पहले बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है और उनको एक वंचित, मतलब एक अलग समुदाय के रूप में हम देखते आ रहे हैं, उनके लिए जो है विशिष्ट आरक्षण की जो है बात करता है यहाँ पर। ठीक है। ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सके। क्यों करता है? क्योंकि वो लोग पहले से ही कमजोर है, तो उनको अपने बराबर लाने के लिए जो है उन्हें कुछ छूट दी गई है। ठीक है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किस लिए की गई है? ताकि उन लोगों को भी अवसर मिले आगे बढ़ने के। ठीक। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है मानव अधिकार और समानता। तो मानव अधिकार का आधार भी समानता पर आधारित होता है। यह मान्यता प्रदान करता है कि सभी मनुष्य, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, समान सम्मान और गरिमा के हकदार हैं।
ठीक है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के तहत भी समानता का विशेष उल्लेख किया गया है। मतलब कि यह भी कहता है कि सभी व्यक्ति जो है समान हैं, किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, हर एक पुरुष को समान और गरिमा से जीवन जीने के जो है हकदार होते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।